आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, जिसे हम कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा भी कहते हैं, इस परीक्षा से संबंधित विभाग के द्वारा जारी किए गए सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र और ब्लूप्रिंट के बारे में जो हमारा पीडीएफ है उसके अंतर्गत हम गणित विषय से संबंधित ब्लूप्रिंट और मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके 8वीं का गणित विषय का बोर्ड का जो पेपर आएगा वो किस तरह का पेपर आएगा और आपकी गणित पाठ्य पुस्तक का कौन सा अध्याय कितने नंबरों का है, कितने प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप 8वीं के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो अगर हम बात करें ब्लूप्रिंट के बारे में, तो आपका जो गणित विषय का प्रश्न पत्र 80 अंकों का होता है, उस 80 अंकों के प्रश्न पत्र के निर्माण के दौरान जो आपका ब्लूप्रिंट है उसके अंतर्गत अधिगम क्षेत्रों की संख्या टोटल 6 प्रकार के अधिगम क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से संख्या पद्धति, राशियों की तुलना, बीज गणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति और आंकड़ों का प्रबंधन, ये कुल 6 प्रकार के अधिगम क्षेत्र है। और इनमें अगर हम चैप्टर्स देखें तो संख्या पद्धति के कुल 4 पाठ आते हैं आपके गणित की किताब के अंदर। एक चैप्टर नंबर 1, 5वां, 6ठा और 10वां, ये 4 चैप्टर हैं जो संख्या पद्धति पर आधारित है। और ये टोटल कुल मिलाकर 16 अंकों का, चारों चैप्टर मिलाकर 16 अंकों का अंक भार रखते हैं। अगर इनमें से हम प्रश्नों को देखें तो आपका जो इन 4 चैप्टर में से 4 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ यानी अवैध वाले, 2 प्रश्न आएंगे अति लघुत्रात्मक और 2 प्रश्न आएंगे लघुत्रात्मक, यानी टोटल मिलाकर 8 प्रश्न इन 4 चैप्टर में से आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राशियों की तुलना हमारा दूसरा जो अधिगम क्षेत्र है, इसके 2 चैप्टर बनते हैं आपकी बुक में, चैप्टर नंबर 7 और 11 है, और ये दोनों चैप्टर कुल 11 अंकों के हैं। इनमें से एक प्रश्न आएगा अवैध वाला, एक प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक प्रकार का और 2 प्रश्न आएंगे लघुत्रात्मक प्रकार के। तो कुल मिलाकर ये टोटल हो गए 4 प्रश्न। 4 प्रश्न इन दोनों चैप्टर्स में से देखने को मिलेंगे आपको बोर्ड परीक्षा में। तीसरा प्रकार है बीजगणित। बीजगणित के कुल 3 पाठ आते हैं आपके, प्रश्नावली नंबर 2, प्रश्नावली नंबर 8 और प्रश्नावली 12। इन तीनों चैप्टर्स के कुल मिलाकर 20 अंक निर्धारित किए गए हैं ब्लूप्रिंट में। और इनमें से प्रश्न कैसे आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे अवैध वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के, एक प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक प्रकार का, 2 प्रश्न आएंगे लघुत्रात्मक प्रकार के और एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक प्रकार का। कुल मिलाकर 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 प्रश्न आएंगे और 6 प्रश्नों के टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 20। ज्यामिति का हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें से चैप्टर नंबर 3 अकेला बनता है और 9 नंबरों का ये चैप्टर्स है। और इसमें एक प्रश्न आएगा अवैध वाला और एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक प्रकार का। कुल 2 प्रश्न आएंगे 9 नंबरों के। फिर है अगला पॉइंट क्षेत्रमिति, जो कि चैप्टर नंबर 9 है हमारा। क्षेत्रमिति के अंतर्गत 8 अंकों का ये चैप्टर है और इसमें से 2 प्रश्न आएंगे लघुत्रात्मक प्रकार के, केवल 2 ही प्रश्न आएंगे लघुत्रात्मक प्रकार के, तो 2 प्रश्न 8 अंकों के। अगला हमारा छठा टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें से 2 चैप्टर बनते हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 13। 4 और 13 दोनों मिलाकर टोटल 16 अंकों के बनते हैं। इनमें से 2 प्रश्न तो आएंगे लघुत्रात्मक प्रकार के और एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक प्रकार का। 3 प्रश्न टोटल बनते हैं, टोटल मिलाकर 16 अंकों के ये प्रश्न हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें आपकी जो गणित की पाठ्य पुस्तक है वो चैप्टर 1 से 13 तक कुल 13 चैप्टर हैं। टोटल मिलाकर 80 अंकों का आपका पेपर आएगा और 8 उसमें प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, 4 प्रश्न होंगे अति लघुत्रात्मक प्रकार के और 10 प्रश्न होंगे लघुत्रात्मक प्रकार के और 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो निबंधात्मक प्रकार के होंगे। कुल मिलाकर 25 प्रश्नों का आपका प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 80 अंकों के टोटल 25 प्रश्न आएंगे। अब अगर हम बात करें आपके प्रश्नों के अंक भार के बारे में, तो प्रत्येक प्रकार के जो प्रश्न हैं उनमें से हम देखें तो वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक, ये 4 प्रकार के आपके
वार्षिक की परीक्षा में प्रश्न आएंगे। इनके प्रश्नों की संख्या देखें तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के अभय सदैव वाले 8 प्रश्न आएंगे, अति लघुतरात्मक 4, लघुतरात्मक 10 और निबंधात्मक 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है। अब इनके अगर हम अलग अलग नंबर देखें तो अति लघुतरात्मक वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो 8 × 1 8 अंकों के ये टोटल प्रश्न हो गए और आपको इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए 12 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अति लघुतरात्मक प्रकार के 4 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी ये भी 8 अंक के प्रश्न हो गए और इनको सोल्व करने के लिए आपको 13 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। आगे है लघुतरात्मक प्रकार के टोटल 10 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा और 40 अंक इन प्रश्नों के टोटल बन जाएंगे, जो कि 70 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अगला चौथा और अंतिम भाग है 3 प्रश्न निबंधात्मक प्रकार के और प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होगा, तो 8 × 3 = 24 अंकों के ये प्रश्न हो जाते हैं और आपको 45 मिनट में ये कवर करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है परीक्षा के अन्य कार्य है, तो आपको पता ही है आपका जो प्रश्न पत्र आएगा वो कैसे होगा, बुकलेट के रूप में होगा। यानी बुकलेट एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर आपको प्रश्न भी लिखे लिखाए मिलेंगे और उनके बीच में उत्तर लिखने के लिए जगह छोड़ी होगी, वहीं पर आपको आंसर लिखना है, अलग से कोई आंसर शीट नहीं मिलेगी, उसी के अंदर ही आपको प्रश्न के उत्तरों का जवाब देना है। ठीक है, प्रश्नों का जवाब देना है। तो ये कुल 10 मिनट इसमें निर्धारित किए गए हैं बुकलेट के फ्रंट पेज को फिलअप करने के लिए। उसमें अपना जो रोल नंबर होता है या परीक्षा के दिनांक, तिथि वगैरह जो सारी चीज़ें होती है वो उसमें नोट होती है, उनको नोट वगैरह करने के लिए, रोल नंबर लिखने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 25 प्रश्न आएंगे 80 अंकों के और इनको 150 मिनट यानी 2.5 घंटे में आपको कवर करना है। तो ये तो था बच्चों ब्लूप्रिंट के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम हमारे आज का जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है, मेन टॉपिक है, उस पर चलते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन से संबंधित है। तो मॉडल प्रश्न पत्र जो कि विभाग ने जारी किया है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा कक्षा 8वीं का गणित विषय का जो नमूना प्रश्न पत्र जारी किया है, जिसको हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित है और कुल 80 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। इसके बारे में हम देख लेते हैं और इसके एक एक प्रश्न को हम सोल्व भी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा इस प्रश्न पत्र का जो पहला खंड होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, जो 1 से 8 तक के प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, जिन्हें हम अभय सदैव वाले प्रश्न भी कहते हैं, इस टाइप के ये प्रश्न होंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक है, 4 ऑप्शन है, 1, 0, -1 और 3। तो योज्य तत्समक और गुणन तत्समक 2 चीजें हैं ये, एक तो है योज्य तत्समक, एक तो है योज्य तत्समक और एक है गुणन तत्समक। गुणन तत्समक इनको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार आता है क्वेश्चन में, एग्जाम में। देखो योज्य तत्समक क्या होता है, एक ऐसी संख्या ए, उसमें क्या जोड़ा जाए कि उत्तर हमारा ए ही आ जाए। ए में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर पे कोई फर्क ना पड़े। योज्य मतलब जोड़ना, ए में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर हमारा ए ही प्राप्त हो। और गुणन तत्समक में ए के साथ किसका गुणा किया जाए, किसका गुणा किया जाए कि उत्तर ए ही रहे। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो जोड़ में तो हमेशा क्या आएगा, जोड़ में इन 4 में से 0 जब जोड़ेंगे ना तो उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए में 0 जोड़ा, उत्तर ए। और गुणन तत्समक में 1 होता है, 1 से गुणा करने पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 चीजें हैं, अगर योज्य तत्समक पूछा जाता है तो उत्तर लिखोगे 0 और गुणन तत्समक पूछा जाता है तो उत्तर लिखोगे 1। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ब 0। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, रेखिक समीकरण के हल होते हैं, केवल एक, अनेक, कोई हल नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर ओनली वन, मैनी, नो सॉल्यूशन या कांट फाइंड। तो बच्चों आप इसमें देखो रेखिक समीकरण, आपकी जो बुक है ना उसमें एक चर वाली रेखिक समीकरण दे रखी है और उसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax + b = 0।
ये है रेखिक समीकरण का मानक रूप। और जब आप इसे हल करोगे ना तो x का केवल एक ही मान आएगा। क्या आएगा? केवल एक हल आएगा x का, केवल एक हल, केवल एक हल इसका हमें प्राप्त होगा। x का केवल एक ही मान आएगा क्योंकि दूसरा तो कोई चर है नहीं इसमें, तो एक ही हल आएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा इसमें सही उत्तर होगा। ओके, आगे इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है नमूना प्रश्न पत्र का, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? कौन से वाला विकल्प सत्य है वो बताना है। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं और सभी पतंग सम चतुर्भुज होते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालना है आपको एक बात याद रखनी है कि वर्ग जो होता है ना वो सभी प्रकार का चतुर्भुज बना लेता है। वर्ग के अंदर सारे ही प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। जैसे ये वर्ग है ना, अब ये वर्ग है, अब इस वर्ग के अंदर क्या होगा? इस वर्ग के अंदर ही तो आयत आएगा, इसी वर्ग के अंदर ही समांतर चतुर्भुज होगा, इसी के अंदर समलंब होगा, इसी के अंदर सारे प्रकार के चतुर्भुज आएंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग, तो हमने देखते हैं कि पहला है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि सभी जो वर्ग होते हैं ना वो तो आयत होते हैं, लेकिन आयत जो होते हैं वो वर्ग नहीं होते। आयत का डायग्राम, ये भी तो आयत है ना, ये एक आयत है, क्या ये वर्ग है? नहीं है। अब ये एक वर्ग है और ये आयत भी है। अगला है इसमें सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो ये गलत है। वर्ग तो सभी प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, तो सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। समलंब कैसी आकृति होती है? जिसकी समांतर भुजाओं का कम से कम एक युग्म उसमें हो, आमने सामने की एक भुजा समांतर हो। तो इस वर्ग में तो दोनों ही भुजाएं समांतर है, ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है, दो दो भुजाओं के युग्म समांतर आ रहे हैं। समलंब में केवल एक ही अगर आ जाए, कम से कम एक होना जरूरी है, तो इसमें तो दोनों हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। और अगला चौथा देखा जाए, सभी पतंग सम चतुर्भुज होते हैं, सभी पतंग सम चतुर्भुज होते हैं। तो पतंग किस तरह की आकृति होती है? पतंग आपने देखी होगी, पतंग की जो शेप होती है ना, वो पतंग इस तरह की होती है। पतंग की आकृति कुछ इस तरह से होती है, जिसके अंदर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसको बोलते हैं पतंग। तो सभी पतंग सम चतुर्भुज होते हैं, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी क्योंकि ये दोनों भुजाएं अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। यानी अगर मान लेते हैं कि जैसे ये 5-5 सेंटीमीटर और तो ये 8-8 सेंटीमीटर है, तो सेम तो नहीं हुई ना, सम चतुर्भुज में तो सारी सेम होती है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। केवल एक स्टेटमेंट सही हो रही है, स कि सभी वर्ग जो होते हैं वो समलंब होते हैं। वर्ग अपने आप में एक सुप्रीम आकृति है, वो सभी प्रकार के चतुर्भुज बनाती है। तो इतनी लाइनें भी अगर आपको पता है ना, तो डायरेक्ट आप आंसर पर पहुंच जाओगे। तो इसका आंसर सही हो गया। आगे है इसके बाद चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, तो 1057, 7928, 2453 और 1681, इन चारों संख्याओं में हमने पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो एक ऑप्शन तो है कि आप इनके वर्गमूल निकाल कर देख लीजिए, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो पूर्ण वर्ग होगी, अदर संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। परंतु अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके हम इसका कॉन्सेप्ट याद रखें, तो हमारे पास जो संख्याएं होती है ना, एक का जब स्क्वायर करते हैं तो एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर खोलते हैं तो दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, 10 का वर्ग 100। अब अगर हम इकाई अंक देखें, देखो इकाई अंक में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है या 00 है। तो इकाई अंक सदैव क्या होंगे? पूर्ण वर्ग संख्याओं के या तो 00 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा, ये सारे अंक होंगे। इनके अलावा अगर 2 आ जाए इकाई अंक, 3 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए, अगर ये वाले अंक आते हैं ना, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
पूर्ण वर्ग नहीं है, और अगर ये आते हैं तो पूर्ण वर्ग है। अब इन क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 7 आया हुआ है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके यहाँ पर लास्ट में 3 है, तो 3 तो इधर है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके लास्ट में 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके लास्ट में 1 है, तो 1 अगर होता है तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का हमने इस तरह से समझ लिया कि इकाई अंक को देखकर हम बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसका स ऑप्शन क्या है, इसका द जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ये 1681, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आगे इसके बाद पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में हमसे पूछा गया है निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। तो याद रखना इसका उत्तर है 1729 से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। हार्डी और रामानुजन ये दो गणितज्ञ हैं, जहां पर रामानुजन भारतीय गणितज्ञ है और ये हार्डी विदेशी गणितज्ञ है। दोनों के आपस में बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित हुए थे। हार्डी ने काफ़ी सहायता करी रामानुजन की उनके शोध पत्रों को प्रकाशित करवाने में। तो इनके बीच में आपसी संबंध काफ़ी अच्छे थे, और इन दोनों के बीच में रामानुजन ने एक संख्या बताई कि 1729 एक ऐसी संख्या है जिसे हम अलग अलग वर्ग संख्याओं के योगफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और इस 1729 को बताया कि ये सबसे छोटी संख्या है, यानी कि पहली ऐसी संख्या है जिसे हम अलग अलग प्रकार से संख्याओं के योगफल के रूप में, वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो इस संख्या का नाम दे दिया गया हार्डी रामानुजन संख्या। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, जिसमें पूछा गया है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात है। 5 तो मीटर हैं और 10 हैं किलोमीटर, इनके बीच का अनुपात बताना है। तो एक तरफ लिख लीजिए 5 मीटर, दूसरी तरफ लिख लीजिए 10 किलोमीटर। किलोमीटर को अगर मैं 1000 से गुणा कर दूं तो वो भी किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। अब ये दोनों मीटर में है, अगर मैं डायरेक्ट अनुपात निकालूंगा एक के साथ मीटर लिखकर एक के साथ किलोमीटर लिखकर, तो अनुपात नहीं निकलेगा। हमें दोनों को सेम, इसके अंदर जो इकाइयाँ हैं सेम करनी होगी। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। तो 5 मीटर अनुपात 10 गुणा 1000 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब इसे सोल्व कर लीजिए। 5 के पहाड़े से कटेगा 5 एकम 5, 10 को भी काट देंगे 2 से, तो ये बन जाएगा 2000, और बीच में आ जाएगा अनुपात 1:2000। ये इसका राइट आंसर है। इन 4 ऑप्शन में से ब ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ब ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है 7वां, -4p और 7p का गुणनफल है। इन दोनों का गुणनफल करके बताना है। तो गुणनफल तो इजी तरीके से हम कर सकते हैं, 4p का गुणा माइनस के 7p से करना है, 4p का गुणा 7p से। तो याद रखना बच्चों, जब हम गुणा करते हैं ना, तो अगर माइनस देखा जाता है, सबसे पहले माइनस एक ही बार आया हुआ है, ये माइनस यहाँ लिखा जाएगा। फिर 4 का गुणा 7 से करेंगे, 4 7 28। फिर p और p का गुणा करेंगे तो p की पावर 2 हो जाएगा। ये उत्तर आ गया हमारा -28p², और -28p² स ऑप्शन में दिया हुआ है, तो स ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है -4 की पावर -2 का मान है। 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, हमें इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, -4 की पावर -2, -4 की पावर -2। इसे सोल्व करने के लिए पहले हमें इसे पावर जो है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। पावर माइनस में है तो हम इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर कोई संख्या a है और उसकी जो पावर है वो माइनस में m लिखी हुई है, माइनस में m, तो हमें क्या करना होता है, इस पावर को प्लस में बदलने के लिए इस a का रेसिप्रोकल करना होता है, व्युत्क्रम लेना पड़ता है 1/a, a का उल्टा 1/a, और अब इसकी पावर बदल गई m में, माइनस हट गया। सेम प्रोसेस अपने को यहाँ पर करना है। -1/4 की पावर -2 है, तो -1/4 का व्युत्क्रम लेंगे, -1/4 का जो इसका -4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/-4, और इसके ऊपर अब पावर हो गई प्लस की 2। अब +2 पावर है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, -1/4 गुणा
-1/4, ये जो भी है संख्या 2 बार लिखी गई। दोनों माइनस आपस में हो गए कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 और 1 का गुणा 1 और बटा में 4 और 4 का गुणा 16, 1/16, 1/16 द ऑप्शन में दिया हुआ है, तो द ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो ये थे हमारे कुल 8 प्रश्न एबेसिडे वाले। अब इसके बाद अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 से 12 अति लघुत्रात्मक प्रकार के, और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2-2 अंकों का होगा। तो अगर इन क्वेश्चंस को देखें तो इनके हमें आंसर इस बुकलेट के अंदर ही बताने हैं। -4/5 गुणा 3/7 का मान निकालिए, इन दोनों का करना है गुणा, तो हमें यहाँ लिखना है -4/5 गुणा 3/7। अब पहला काम आपको ये करना है, इन दोनों संख्याओं को लिखने के बाद क्या ऊपर वाली किसी संख्या से नीचे वाली कोई संख्या कटती है क्या? अगर कटती है तो इसे काटें, अगर नहीं कटती है ऊपर वाली कोई संख्या से नीचे वाली कोई संख्या, तो फिर हमें ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर गुणा करना है, नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा करना है। तो यहाँ पर -4 का गुणा कर देंगे हम 3 के साथ, और बटा में 5 का गुणा कर देंगे 7 के साथ। तो ये बन जाएगा -4×3=12 और बटा में 5×7=35, -12/35 इसका आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको सवाल समझ में आया है। आगे 10वां सवाल, समीकरण दे रखी है 4x + 3 = 6 + 2x को हल कीजिए। समीकरण को सोल्व करना है, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, आराम से आप सोल्व कर सकते हो। 4x + 3 = 6 + 2x। अब देखो, जो x वाली टर्म होती है ना वो एक तरफ लिखनी होती है, ये 4x इसी तरफ लिखा जाएगा, 3 को हम आगे लेकर जाएंगे, 2x को इधर ले आएंगे, 2x इधर किसका है, प्लस का, तो इधर आने के बाद में बराबर के दूसरी तरफ माइनस का 2x हो गया, बराबर में 6 पहले से पड़ा था, ये माइनस का 3 हो जाएगा इधर आकर, तो 4x - 2x होते हैं 2x, तो 2x बराबर आ जाएगा 6 - 3 3, तो x का मान आ जाएगा 3/2, 3/2 इसका उत्तर आ गया। इसके बाद अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 11। मानवी एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो मानवी ने जो घनाभ बनाया है ना, उसकी भुजाएं हमें पता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तीनों का मान हमें दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे पहले तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो घनाभ है उसका आयतन ये आ गया, गुणा करके नहीं लिखना हमें, बस इतना ही लिखना है। अब आपको एक चीज़ नोट करनी है कि हम इस घनाभ से फिर आगे घन बना रहे हैं, तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी ऐसे वाले, उनको बताना है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो घन होता है ना, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। लंबाई कह लो, चौड़ाई कह लो, ऊंचाई कह लो, जिसे हम भुजा मान लेते हैं, वो बराबर बराबर होती है। घनाभ में तो अलग अलग होती है, जैसे लंबाई 5 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 5 है, अलग अलग से दे रखी है, लेकिन घन में ऐसा नहीं होता। अर्थात अब हमारे पास ये जो संख्याएं हैं ना, इनके हमें एक जैसी वैल्यू लानी है। यहाँ पर 3 बार एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि अगर इसमें देखा जाए 5 और 2 ही आया हुआ है, तो 3 तो 5 होने चाहिए और 3 ही 2 होने चाहिए, तब ये सारे मान बराबर होंगे। तो 5 भी 3 बार होना चाहिए, 2 भी 3 बार होना चाहिए। तो 2 तो इसमें एक ही बार है, 2 तो 2 और एक्स्ट्रा चाहिए, और 5 2 बार आया हुआ है, तो एक 5 भी एक्स्ट्रा चाहिए। तो घन बनाने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, फिर हम लिखेंगे घन बनाने के लिए, घन बनाने हेतु ऐसे घनाभ चाहिए। कितने घनाभ चाहिए, तो आप नोट करो,
5 के और 2 के गुणनखंडों को देखो, 2 का केवल एक गुणनखंड है तो 2 के एक और एक 2 गुणनखंड और चाहिए, और 5 का एक गुणनखंड और चाहिए। तो इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पाँचे 20, 20 घनाभ ऐसे हमें और चाहिए होंगे, तब जाके ये क्या बनेगा, एक घन बनेगा। ओके, आई होप सवाल आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आगे है सवाल नंबर 12वां। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। जीएसटी को जोड़ा गया, उससे पहले उस वस्तु का क्या मूल्य था वो बताना है। तो जीएसटी कितनी है, जीएसटी कितनी लगा रखी है, जीएसटी की जो राशि है वो हमने अलग अलग नहीं ज्ञात करनी। जीएसटी कितनी है, 18% है। और जीएसटी सहित मूल्य जो है वो कितना है, जीएसटी सहित मूल्य, जीएसटी सहित मूल्य कितना है, जीएसटी सहित मूल्य है 1239 रुपये। अब आपको पता ही है कि जीएसटी किस पे लगती है, मूल जो मूल्य होता है वस्तु का, वास्तविक मूल्य होता है उस पे लगता है। तो वास्तविक मूल्य गुणा 118%, वास्तविक मूल्य का क्या हुआ, 118% हो गया। अच्छा, इसको मैं ना सीधा लिख देता हूँ, का लगा के लिखता हूँ, वास्तविक मूल्य का 118%, वास्तविक मूल्य का 118, जीएसटी जुड़ती है हमेशा, तो 100 वास्तविक मूल्य का 100% वास्तविक मूल्य हो गया, और उसमें 18% और ऐड हो गए तो 118% हो गया। ये किसके बराबर आएगा, 1239 के बराबर। अब वास्तविक मूल्य हमें अभी पता नहीं है, तो वास्तविक मूल्य की जगह हम वास्तविक मूल्य ही लिखेंगे, और उसके आगे क्या लिखेंगे, गुणा में 118% का मतलब 118/100 बराबर 1239। फिर यहाँ से हम वास्तविक मूल्य निकालेंगे, तो वास्तविक मूल्य कितना आएगा, वास्तविक मूल्य बराबर ये 118/100 है, दूसरी तरफ जाएगा तो 1239 के बटा में तो आ जाएगा 118, और गुणा में चला जाएगा 100, 100 चला गया गुणा में, बटा में 118 चला गया। इसे आप जब सोल्व करोगे ना तो 1050 रुपये इसका आंसर आपको मिल जाएगा, 1050 रुपये। ठीक है, अर्थात उस वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 1050 रुपये है वास्तविक मूल्य। आगे इसके बाद अगला प्रश्न लघुत्रात्मक प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 13 से लेकर 22 तक, ये टोटल मिलाकर कुल 10 प्रश्न है, जो प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंकों का है। उनमें से पहला भाग है 13 से 16 तक के प्रश्न, उनमें से ये सारे जो प्रश्न है उसमें से पहला प्रश्न 13वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर टिक अंकित कीजिए। 4 प्रश्न है, चारों एक एक अंक के हैं। तो देखो इनमें से देखें, a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो बच्चों आपको एक चीज यहां नोट करनी है कि अगर आधार समान है, आधार समान है, घातें अलग अलग है, बीच में क्या लगा हुआ है, भाग, भाग होता है ना जब, तो इसका मतलब क्या होता है, घातें हमेशा घटती है, घातें घटती है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, घातें जुड़ रही है, तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। a की घात m भाग a की घात n बराबर आएगा a की घात m माइनस n, तो ये कथन हमारा असत्य है, तो असत्य पे टिक लगाना है। अगला इसके बाद सेकंड, 2 की घात -3 बराबर 1/8। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 2 की घात माइनस में है, तो 2 का उल्टा करेंगे 1/2, 2 का व्युत्क्रम 1/2, और इसकी घात हो जाएगी 3, इसकी घात -3 की बजाय अब +3 हो गया। अब इसको 3 बार लिख लेंगे, 1/2, 1/2 और 1/2। इसको जब हम गुणा करेंगे ना तो हमारे पास आएगा ऊपर 1, नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 आ गया। और यही तो हमारा यहाँ लिखा हुआ है, 1/8 ही तो लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सत्य है। तीसरा इसमें है a की घात 0 बराबर 1,
तो ये भी कथन सत्य है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, 0 है, तो उसका उत्तर 1 होता है। ये भी हमारा राइट हो गया। अगला प्रश्न, 0.0016 का मानक रूप 1.6 गुणा 10 की पावर 4 है। तो ये देखो बच्चों, ये दशमलव चिन्ह कहाँ जा रहा है? यहाँ पर, यहाँ जाएगा। ये दशमलव चिन्ह आगे की तरफ जा रहा है। कितने स्थान आगे गया है? 1 2 3। तो 10 की घात -3 आएगा और गुणा में इसके साथ 1.6। इधर जाएगा तो घात माइनस में होती है, अगर पॉइंट यहां से उठकर इधर जाता तो प्लस में घात हो जाती, तो ये माइनस में घात होगी। 1.6 गुणा 10 की घात -3, जबकि यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है, तो ये आंसर तो इसका गलत है। तो इसका मतलब ये असत्य कथन है। असत्य कथन, इस पे टिक लगा दो आप। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 14वां। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुल 4 प्रश्न दिए हुए हैं, चारों ही प्रश्न 1-1 अंक के हैं। एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफलों के डेश योगफल के डेश होता है, बराबर होता है या बड़ा होता है? तो बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बराबर। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका योगफल के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा है, इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल डेश होता है, भुजा की पावर 3 या 6 गुणा भुजा की पावर 2। तो ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की पावर 2 या भुजा का वर्ग। 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। फिर है आगे, 1 लीटर डेश के बराबर होता है। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 100 सेंटीमीटर क्यूब? तो इसका राइट आंसर है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ओके। आगे है, किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान डेश कहलाता है। तो ठोस जो भी स्थान घेरता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं या आयतन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आयतन। ठोस द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। तो राइट आंसर इसका हो गया आयतन। ओके। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 16। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। इस आलेख को देखिए, यहाँ पर एक्स अक्ष के ऊपर वर्ष लिखे हुए हैं और वाई अक्ष के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बिक्री लिखी हुई है। तो ये जो लास्ट वाला जो वर्ष है इसको थोड़ा करेक्ट करने वाला है। ये 2016 लिखना है यहाँ पर, 2016 2016 इसको लिख देते हैं। अब इस प्रश्न में देखो, अलग अलग वर्ष में अलग अलग बिक्री दिखाई हुई है करोड़ रुपयों में। 2012 में कितनी है? 4 करोड़। 2013 में जो भी दे रखी है बिक्री अलग अलग दे रखी है। अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनके आंसर देते हैं। 4 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। वर्ष 2012 में बिक्री कितनी थी? 2012 की बिक्री बतानी है। तो 2012 ये रहा, इस पे सीधा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेंगे और इसके सामने कितना लिखा हुआ है? 4। तो 4 करोड़ की बिक्री हुई है। तो वर्ष 2012 में बिक्री कितनी हुई है? 4 करोड़। 2012 की बिक्री कितनी है? 4 करोड़ रुपए। 2012 की बिक्री 4 करोड़ रुपए। फिर है, वर्ष 2016 में बिक्री कितनी थी? 16 में पूछी गई है। तो 16 के अंदर अगर ऊपर जाएंगे यहाँ पर मिलेंगे इस पॉइंट पर और इसके सामने आ जाएंगे बिल्कुल। कितना मिला हमें मान? 8। तो 8 करोड़ रुपए इसकी बिक्री आ जाएगी 2016 की, 8 करोड़ रुपए। 2016 की बिक्री 8 करोड़ रुपए। फिर है अगला प्रश्न, वर्ष 2012 तथा 2013 की बिक्रियों में कितना अंतर था? 12 और 13 की बिक्रियों का अंतर बताना है। 12 में तो है 4 करोड़ और 13 में कितनी है? 7 करोड़। यहाँ पर देखो, इस पॉइंट के सामने आएंगे, यहाँ पर मिलेंगे इस जगह पर 8 और 6 के बीच का मान जो कि 7 होता है, 7 करोड़। तो 4 करोड़ और 7 करोड़ में अंतर बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए। दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ? 3 करोड़ रुपए। और लास्ट है, सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष में हुई है? तो सबसे अधिक बिक्री, जो सबसे ऊंचाई पर गया हुआ ग्राफ है, वो कौन से सन में है? 2015 में। तो वर्ष 2015 में सबसे अधिक बिक्री हुई है। तो लिख दीजिए वर्ष 2015 में। तो एक प्रश्न आपका बोर्ड की परीक्षा में इस तरह का आएगा, आपको ग्राफ देखकर उनके आंसर बताने होंगे। ये आसान सा प्रश्न है, आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो।
इसके बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, पार्ट बी, जिसमें प्रश्न संख्या 17 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंकों का है। प्रश्न संख्या 17 है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक सबसे छोटी संख्या 12 है। सबसे छोटी संख्या तो है 12 है और बाकी दो संख्याएं हमें ज्ञात और करनी है। पाइथागोरस त्रिक में 3 सदस्य होते हैं, तो तीनों में से एक संख्या 12 है, बाकी दो संख्याएं बतानी है। तो याद रखना, पाइथागोरस त्रिक के जो सदस्य होते हैं ना, वो 3 सदस्य कौन कौन से होते हैं? पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 2m, एक होता है m² - 1 और एक होता है m² + 1। ये 3 सदस्य होते हैं। अब हमें जो संख्या दे रखी है, ये संख्या कौन सी संख्या है? एक सम संख्या है। तो ये और ये दोनों आंसर सम नहीं होंगे। ये वाला हमें सम वाली जो आंसर है 2m को हम मानेंगे क्या कि ये m² जो 2m है वो 12 के बराबर है। जो दे रखा है वो एक सम संख्या है, तो 2m के बराबर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पहली संख्या क्या है जिसे हम 2m लिखेंगे, बराबर में क्या आया? 12। 2m का मान 12 है, तो इसका मतलब m का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। m का मान क्या आ गया? 6। हमने जो भी नंबर यहाँ दिया होगा ना, उसको 2m के बराबर रखना है और m का मान निकालना है। फिर यहाँ से दूसरी संख्या क्या आएगी? दूसरी संख्या, तो पहली संख्या तो 2m है, दूसरी संख्या है m² - 1। दूसरी संख्या m² - 1, तो m² - 1 यानी 6² - 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 - 1 35। ये आंसर आ गया। फिर तीसरी संख्या क्या होती है? m² + 1 होता है। तो m² 1 यानी 6² + 1, 6² 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 1, 36 और 1 37। तो पाइथागोरस त्रिक कौन सी आ गए हमारे पास? पाइथागोरस त्रिक। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको पाइथागोरस त्रिक का कवर अप करना है। पाइथागोरस त्रिक कौन कौन सी आए? पहला तो है 12, दूसरा है 35 और तीसरा है 37। ये पाइथागोरस त्रिक आ गया। ओके, इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल 4 अंकों का। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया। एक वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात करो। टीवी का जो मूल्य है 1 वर्ष बाद ज्ञात करना है। टीवी का अवमूल्यन हो गया 5% की दर से, यानी 1 वर्ष के अंदर टीवी के मूल्य में 5% की कमी आई है। तो टीवी का मूल्य कितना है? टीवी खरीदा कितने में गया था? टीवी खरीदा गया बराबर 21,000 रुपये में। इतने में खरीदा गया। 1 वर्ष में अवमूल्यन कितना हुआ? 1 वर्ष में अवमूल्यन यानी कि कमी। अवमूल्यन को बोलते हैं कमी होना। अवमूल्यन कितना हुआ है? 5%। अवमूल्यन की जो राशि है वो कितनी आएगी? अवमूल्यन की राशि 21,000 का 5% निकालना है, तो 21,000 गुणा 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये बन जाएगा हमारे पास 210 गुणा में 5, 1,050 रुपये आ जाएगा। 1,050 रुपये। फिर लिखेंगे 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य। 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य, पहले मूल्य कितना था? 21,000 रुपये। उसमें से 1,050 रुपये का अवमूल्यन हो गया, यानी उतनी राशि कम कर दीजिए, तो ये बच जाएगा 19,950 रुपये आंसर। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 19वां। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है।
उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा है, आपका अनुपात और समानुपात या अनुपात और प्रतिलोम अनुपात जो है ना, प्रतिलोम अनुपात और सीधा समानुपात, सीधा अनुपात, वो आपको समझना है। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनानी है, उसके लिए 42 मशीनें लगती है, और लेकिन अगर हम उनको 54 दिन में बनाएंगे तो कितनी मशीनें लगेगी वो बताना है। तो याद रखना बच्चों, फैक्ट्री में वस्तुओं की संख्या तो है बराबर, दिन जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ही कम मशीनें लगेगी, जितने दिन कम लगेंगे उतनी मशीनें ज़्यादा लगेगी। एक दूसरे का ये उल्टा है, दिन बढ़ाने पर मशीनें कम हो जाएगी और दिन घटाने पर मशीनें बढ़ जाएगी। बस ये ध्यान रखना है आपने। यानी इस स्थिति में क्या हो रहा है, प्रतिलोम समानुपात हो रहा है। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात हो रहा है। एक तरफ तो आप लिखो दिन, इसमें देखो एक तरफ तो आप लिखोगे दिन और दूसरी तरफ लिखोगे मशीनें। एक तरफ तो लिख दिया दिन, दूसरी तरफ लिख दिया मशीनें। दिन कितने हैं, 63 दिन हैं। मशीनें कितनी हैं, 42। और 54 दिनों में अगर हमें बनाना है वस्तुओं को तो कितनी मशीनें लगेगी वो नहीं दे रखी, ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखो बच्चों, अब आपको एक चीज नोट करनी है कि क्या वस्तुओं के अंदर एक राशि बढ़ने पे दूसरी राशि बढ़ती है या एक राशि बढ़ने पे दूसरी राशि घटती है, वो चीज देखनी है। ये 63 से 54 हो गया, क्या ये 42 से ये भी घटेगा या ये बढ़ेगा? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 63 दिन में काम पूरा करने के लिए 42 मशीनें चाहिए, 54 दिनों में काम पूरा करना है तो मशीनें ज़्यादा लगेगी, यानी यहाँ पर मशीनें बढ़ेगी। तो कम दिनों में काम करना है तो मशीनें बढ़ रही है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारा जो अनुपात है ना वो प्रतिलोम समानुपात है। तो हम इस पे तो एरो का निशान लगाएंगे नीचे की ओर, इस पे एरो का निशान लगाएंगे ऊपर की ओर, एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर। हाँ, अगर ये ऐसा होता कि एक बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घटने पर दूसरा भी घट रहा है, तो दोनों तीरें नीचे की ओर होती। बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 किताबों का मूल्य मान लो कि 100 रुपये है, तो 28 किताबों का मूल्य कितना होगा? तो 20 किताबें हैं तो 100 रुपये की है, किताबें बढ़ गई तो मूल्य बढ़ेगा, किताबें घटेगी तो मूल्य घटेगा। तो उसको बोलते हैं सीधा समानुपात। उसमें फिर दोनों तीर एक तरफ ही होते, दिशा एक तरफ होती। अब ये राशि नीचे तीर निशान लगाया, इधर ऊपर की ओर तीर का निशान लगाना पड़ेगा। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात की परिभाषा से, प्रतिलोम समानुपात से सीधा लिख दो, प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात से क्या आएगा, 63 फिर अनुपात फिर 54 फिर समानुपात फिर x फिर उसके बाद 42। समझिए दोबारा, पहले 63 फिर 54 फिर x फिर 42। अब इसमें आप देखो कि बीच वाले पदों का गुणा बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ये समानुपात की परिभाषा से आपने समझा होगा। तो यहाँ पर 54 गुणा x ये किसके बराबर होगा, 63 गुणा 42 के बराबर होगा। तो x का मान आ जाएगा 63 गुणा 42 बटा में 54। अब इसको किसी पहाड़े से काटना होगा, ये 9 के पहाड़े से कटते हैं, 9 साते 63, 9 छिके 54, 6 से ये कट जाएगा, 6 साते 42। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 7 49। 49 दिन हमारा उत्तर आ गया। 49 मशीनें, सॉरी 49 मशीनें, यानी हमें 49 मशीनें लगानी पड़ेगी 54 दिनों में काम करने के लिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे इसके बाद 20वां सवाल। 20वें सवाल में हमसे पूछा है व्यंजक x के गुणा में x माइनस 3 प्लस 2 को सरल कीजिए तथा x बराबर 1 के लिए मान भी ज्ञात कीजिए। तो व्यंजक तो दिया हुआ है हमें x माइनस 3 प्लस में 2, इसे सोल्व करेंगे तो x का अंदर गुणा करेंगे, x का गुणा x के साथ, x की पावर 2, फिर x का गुणा -3 से तो माइनस का 3x, फिर x के साथ और गुणा नहीं होना, दोनों के साथ हो गया गुणा और लास्ट में आ जाएगा प्लस का 2। एक तो हमारा आंसर ये आ गया।
अब इसमें हमें x बराबर 1 रखना है, तो x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, इस एक x की जगह पर 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, फिर 3, फिर x की जगह पर 1 आ गया और फिर आगे प्लस का 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 एकम 3 और प्लस का 2। प्लस के टोटल कितने हैं, प्लस का 1 है और प्लस के 2 है, तो प्लस के 3 माइनस के भी 3, 3 माइनस 3 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, एक भवन में 22 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो त्रिज्या है ना वो तो 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई मीटर में है और 8 इसमें रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर दे रखी है। तो दर जो है वो वर्ग मीटर में है और ऊंचाई भी मीटर में है, तो जो त्रिज्या है ना उसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम पहले यहां लिखेंगे बेलनाकार खंबे की त्रिज्या, बेलनाकार खंबे की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, उसे हम लिख देंगे 21/100 मीटर। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रखी है हमें, ऊंचाई h का मान, ऊंचाई h का मान दिया हुआ है, त्रिज्या तो है r और ऊंचाई h की वैल्यू क्या दे रखी है 6 मीटर। अब हमें बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, तो यहां लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई r h। अब हमारे पास कितने खंबे हैं, 8 खंबे हैं, तो 8 नहीं है सॉरी, हमारे पास टोटल खंबे हैं 22 बेलनाकार खंबे हैं, तो 22 खंबों का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आएगा 22 गुणा, 22 के गुणा में 2 पाई आर एच, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 21/100 गुणा में एच का मान 6। सोल्व करेंगे, इसे काटेंगे, 7 के पहाड़े से 7 एकम 7, 7 तिये 21, तो ये बन गया 22 गुणा 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 6। इन सभी का गुणा करके 100 से भाग देना है, तो ऊपर है 22 और 22 का गुणा करते हैं तो 484 आता है और 2 तिये 6, 6 का 6 से गुणा किया 36, 484 का 36 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, रफ वर्क कर लो यहाँ पे, 484 का 36 के साथ गुणा, 100 से भाग हम बाद में दे देंगे, 6 चौके 24 का 4 और हासिल बच गई 2, 6 8 48, 48 और 2 50 का 5, हासिल बच गई 5, 6 चौके 24 और 5 29, फिर एक क्रॉस लग गया, 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 8 24 और 1 हासिल 1 25 हो गया, 2 बच गए, 3 चौके 12 और 2 14, ये बन गया 4 2 9 5 14 का 4 हासिल 1, 2 और 4 6 और 1 हासिल 7 और 1 17 424, और इसमें लग जाएगा 1 2 रकम छोड़कर पॉइंट, तो ये आ गया हमारा 174.24 वर्ग मीटर। ये हमारे पास जो भी खंबे की जो माप दे रखी थी उसके अनुसार हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकाल लिया, सभी 22 खंबों का। अब हमने इसका निकालना है पेंट कराने का व्यय, तो पेंट कराने का व्यय, कराने का व्यय, और हमेशा याद रखना व्यय होता है दर गुणा क्षेत्रफल, दर गुणा क्षेत्रफल। दर तो है 8 रुपये की और क्षेत्रफल है 174.24। अब ये रुपयों में आंसर आएगा, 8 का गुणा करते हैं 4 से, 8 चौके 32, फिर 8 दूनी 16 और 32 की 3 हासिल थी, तो 16 और 3 19, 19 का लग गया 9 पॉइंट लग जाएगा, इसके बाद हासिल 1 बच गई, 8 चौके 32 और 1 33, 33 का लग गया 3 हासिल 3 है, 8 7 56, 56 और 3
59, 59 का 9, फिर आंसर बच गई 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13, 1393.92 या 1393.92 रुपये आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारे इस बेलनाकार खंबे, जो टोटल 22 खंबे थे उसके प्रत्येक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करके पेंट कराने का व्यय। ओके, आगे है प्रश्न संख्या 22, जिसमें पूछा गया है निम्न तालिका का प्रयोग कर रेखिक आलेख बनाइए। विभिन्न वर्षों में किसी नगर में दुर्घटनाओं की संख्या निम्न प्रकार है। वर्ष 2013 में 80 दुर्घटनाएं, 14 में 100 दुर्घटनाएं, 15 में 150 और 2016 में 120 दुर्घटनाएं हुई है। तो हमें इसका एक ग्राफ पेपर पे आलेख बनाना है। ठीक है, रेखिक आलेख बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अगले पेज पे चलते हैं और इसका आलेख बनाते हैं। देखो, सबसे पहला वर्क तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें आलेख बनाने के लिए दो अक्ष बनाने होंगे। एक तो हमने इस तरह से एक्स अक्ष ले लिया और एक यहां से हमने वाई अक्ष ले लिया। अब दोनों अक्ष लेने के बाद इस अक्ष के ऊपर तो हम वर्ष लिखेंगे। वर्ष कौन कौन से हैं हमारे, वर्ष हैं 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 2013, 2014, 2015, 2016। दो खाने छोड़ के वर्ष लिख देते हैं। एक वर्ष यहाँ हो गया 2013, ये हो गया 2014, ये हो गया 2015 और ये हो गया 2016। तो नीचे लिख दो 2013, 2014, 2015, 2016। ये क्या है, वर्ष है। ओके, अब इधर वाले आंकड़े भी अपने देख लेते हैं कि क्या कुछ है। हमारे पास जो आंकड़े हैं ना 80, 100, 150 और 120 इस तरह से मान है। तो ये क्या है, दुर्घटनाएं हैं। तो दुर्घटनाएं हमने यहाँ पर 20-20 का अंतराल ले लेना है। तो सारे मान हमारे पूरे हो जाएंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। इस तरह से हमने बराबर बराबर दूरी पर गैप लेकर ये मान फिलअप कर दिए। अब इनके मान अपने लिखने हैं तो यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दो 20, 40, फिर 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। इसके यहाँ पे लिख दो दुर्घटनाओं की संख्या या दुर्घटनाएं। अब 2013, 14, 15 और 16 में अलग अलग दुर्घटनाएं हैं। तो देखो 2013 में 80 है, 14 में 100 है, 15 में 150 है, 16 में 120 है। तो पहले हम 2013 में देखते हैं 80, यहाँ आ जाएगा। फिर 2014 में 100 के लिए यहाँ, 2015 में 150, 140 और ये 160 है, इसके बीच में यहाँ पर 150। 2016 में 120 यहाँ आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हम एक सीधी रेखा के द्वारा मिलान कर देंगे। तो सीधी रेखा यहाँ से स्टार्ट होएगी, पहले ये मिलेगा, फिर इसको ऐसे मिला दिया इसके साथ, फिर इसको ऐसे मिला दिया। ये हमारा इसका आलेख बन गया। अभी इसमें एक चीज़ की कमी है और वो है हमारा पैमाना। पैमाना यहाँ पर हम नोट करेंगे। पैमाना इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, हमारा पैमाना इस क्वेश्चन में हमने यूज़ क्या किया है, हमने पैमाना यूज़ किया है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 2 सेमी बराबर 1 वर्ष, 2 सेमी का 1 वर्ष लिया है, 2 सेमी बराबर 1 वर्ष। और y अक्ष पर हमने 1 सेमी बराबर क्या लिया है, 20, 1 सेमी बराबर 20 दुर्घटना, 20 दुर्घटना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कंप्लीट। आपको पूरे अंक मिलेंगे अगर इतना करके आते हो तो। इसके बाद हमारा अगला पार्ट स्टार्ट होता है निबंधात्मक टाइप के जो प्रश्न है। 3 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, 24 और 25, और प्रत्येक प्रश्न 8-8 अंकों का है। इसमें से पहला प्रश्न है 23वां, खेल दिवस के दिन एक
किसी दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई है। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। क्रिकेट के बैट 3200 में बिके, फुटबॉल 800 रुपये की, वॉलीबॉल 1600 रुपये की, गेंद 1200 रुपये की, अन्य बिक्री 400 की हुई, कुल 7200 की बिक्री हुई। इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाइए। पाई चार्ट हमने इनका बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें ये दो चीज़ें तो लिखनी है, इसके साथ साथ हमें एक कॉलम और इसमें ड्रॉ करना है। और वो कौन सा होगा? ये दोनों बनाने के साथ हमें केंद्रीय कोण बनाना है इसका, और केंद्रीय कोण का हमें खाना बनाना है, या आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो। देखो, क्रिकेट बैट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, गेंद, अन्य, ये 4-5 पॉइंट है ना, इनके केंद्रीय कोण निकालने होंगे। तो अगले पेज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल लिखेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास क्या है? क्रिकेट बैट। तो लिखेंगे क्रिकेट बैट का केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, क्रिकेट बैट का केंद्रीय कोण। क्रिकेट बैट की बिक्री कितनी हुई है? दोबारा से देखो, 3200 रुपये की टोटल बिक्री हुई है, 7200 रुपये की। तो केंद्रीय कोण कैसे निकलता होता है? याद रखना, 3200 के तो बैट की बिक्री हुई है, टोटल कितने में से? 7200 में से, और गुणा में पूरा केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। बस इसको सोल्व करना है। 20 सॉरी, सीधा डायरेक्ट ही काट देता हूँ। 20 से ये 20 कट गई, 72 के साथ ये 360 कटेगा 5 पर। 72 एकम 72, 72 पाँचे 360, यहाँ 5 आ जाएगा। तो 32 और 5 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 32 पाँचे 160, 160 डिग्री इसका पहला कोण आएगा। फिर अब हम इसका सेकंड पॉइंट लेंगे। सेकंड पॉइंट में हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है? फुटबॉल 800 रुपये की। तो फुटबॉल का केंद्रीय कोण निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे फुटबॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप ध्यान से समझना। फुटबॉल का केंद्रीय कोण, फुटबॉल का केंद्रीय कोण। इस क्वेश्चन के अथवा में भी एक क्वेश्चन है, तो वो भी आप इसी तरह से करोगे। देखो, 800 के बटा में 7200, ये तो लिखना ही लिखना है, और गुणा में 360, ये भी लिखना है। ये वाला मान बदल रहा है बस। अब देखो, 20 से 20 कैंसिल हो रही है। 72 का मैंने आपको बताया कि ये सीधा 5 पे कटता है, तो आखिर में आ जाएगा 8 और 5 का गुणा 40, 8 पाँचे 40 डिग्री। थर्ड नंबर पे है, तीसरा कोण किसका बनेगा? तीसरा बनेगा हमारे पास वॉलीबॉल के 1600, वॉलीबॉल के 1600। तो यहाँ लिखो आगे, वॉलीबॉल का केंद्रीय कोण बराबर 1600 है। 1600 के बटा में 7200 गुणा में 360 डिग्री। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, 72 से ये 5 पे कैंसिल हो गया, 16 पाँचे 80, 16 पाँचे 80 डिग्री हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हमारे पास गेंद। गेंद 1200 की है और अन्य 400 के है। तो गेंद का और अन्य का दोनों का ही निकालना है। तो गेंद का केंद्रीय कोण, गेंद की बिक्री का लिख सकते हो, गेंद का लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। गेंद का केंद्रीय कोण, गेंद का केंद्रीय कोण, गेंद 1200 रुपये में बिकी है और बटा में 7200 गुणा में 360 डिग्री। जीरोएं दो आपस में कटी, 72 से कट गया 360 5 पर, 12 और 5 का गुणा, 12 पाँचे 60, 60 डिग्री। और लास्ट है पांचवा पॉइंट, अन्य। अन्य बिक्री का केंद्रीय कोण, अन्य बिक्री का केंद्रीय कोण। तो 400 रुपये की अन्य बिक्री हुई है, टोटल 7200 में से, गुणा में 360 डिग्री। अब कटेगा 20 से 20, 72 एकम 72, 72 पाँचे 360, 4 और 5 का गुणा होकर 20 डिग्री आ गया। ये सारे कोण आ गए, सारे कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ कि आपको पाई चार्ट कैसे बनाना होता है। पाई चार्ट बनाने के लिए अब आपके पास कोण तो है ही, कोणों को आपने अपने पास रखना है ध्यान से। और उसके अलावा जो पाई चार्ट बनेगा ना, वो कैसे बनेगा? देखो, पाई चार्ट बनाने के लिए आपको एक ड्रॉ करना पड़ेगा सर्कल,
यानी एक वृत्त। इस तरह से आप वृत्त को ड्रॉ करोगे, चित्र बनाओगे वृत्त का, और फिर क्या करोगे, धीरे धीरे इसमें आप कोणों को बनाते जाओगे। पहला कोण बनाने के लिए अब आपको क्या करना होगा, इसका जो केंद्र बिंदु है ना, केंद्र बिंदु से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। केंद्र बिंदु से, जैसे मैंने यहाँ से इसके सेंटर से ये लाइन ड्रॉ कर दी। पहला कोण कितना है, 160 डिग्री का है। तो अब आपको 160 डिग्री यहाँ से लेते हुए 160 डिग्री का कोण ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया मान लो। दूसरा है इसमें, अब दूसरा कोण 40 डिग्री का, तो ये 40 डिग्री का कोण ड्रॉ कर दिया। पहला कोण ये 160 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक। दूसरा कोण फिर आगे ये वाला 40 डिग्री का। तीसरा कोण अब कितना होगा, 80 डिग्री का, यहाँ से 80 डिग्री का आएगा। तो तीसरा कोण 80 डिग्री का हो जाएगा, लगभग यहाँ इतना। फिर आएगा तीसरा कोण लगभग 80 डिग्री का, ये हो जाएगा। फिर है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण है, तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें एक लाइन इस तरह से खींचनी पड़ेगी। और आखिरी कोण 20 डिग्री का आ गया। अब सारे कोणों के मान लिख दो। ये हो गया 80 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 20 डिग्री। अब इनके अगर नाम लिखना चाहो तो लिख दो। ये तो था क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट। ये था फुटबॉल, ये था वॉलीबॉल, ये था गेंद, और ये था अन्य। इस तरह से आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना होता है। ओके। अब अगला क्वेश्चन जो है ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह का। 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे और 2 घंटे, ये एक बच्चे द्वारा दिन में बिताया गया समय दे रखा है। नींद उसने 8 घंटे की ली, विद्यालय में 6 घंटे लगे, गृह कार्य में 4 घंटे, खेल में 4 घंटे, अन्य में 2 घंटे। तो प्रत्येक के लिए हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो इसमें टोटल नहीं दिया हुआ, तो पूरे इनका जोड़ करोगे। 8 6 14, 14 4 20, 4 24, 20 14, और सॉरी 8 6 14 4 18, 18 4 22 और 2 24। 24 घंटे का ये दिनचर्या का समय दिया हुआ है। एक दिन में वैसे 24 घंटे ही होते हैं। तो आप इसका जब केंद्रीय कोण निकालोगे, तो जैसे नींद का निकाल रहे हो, तो 8/24 गुणा में 360। अब इसको काट लेना किसी एक टेबल से, तो ये 24 से सीधा ही कट जाएगा 15 पे। 15 पे 24 इंटू 15 होता है 360, तो 15 डिग्री। यानी 8 घंटे का 15 डिग्री से जब गुणा करोगे, तो 15 8 120 डिग्री का कोण बनेगा। इसका भी 15 से गुणा करोगे, तो ये कितना बन जाएगा, 15 छिके 90, 90 डिग्री। 4 घंटे का 15 से गुणा करोगे तो 60 डिग्री। फिर 4 घंटे का 15 डिग्री से गुणा करोगे तो 60 डिग्री, और फिर आखिर में भी 15 डिग्री से गुणा करोगे तो 30 डिग्री। ये सारे कोण आ जाएंगे। इनको पाई चार्ट के ऊपर आपने ड्रॉ करना है। लिखना इसका पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप बताइए। समांतर चतुर्भुज के दो जो आसन कोण हैं उनके माप बराबर दिए हुए हैं। हमें सारे कोणों को बताना है कितने कितने डिग्री के होंगे। तो समांतर चतुर्भुज का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। हमने ये समांतर चतुर्भुज का एक डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है। अब इसमें देखो, यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ, ये बी लिख रहा हूँ, ये सी लिख रहा हूँ, और ये डी लिख रहा हूँ। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसके दो आसन कोण बराबर है। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो ये x हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, x होगा। ठीक है। अब इसके बाद हमें बताना है कि बाकी के कोण कितने होंगे। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, शुरुआत करनी है प्रश्न को तो कैसे करनी है, माना माना समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के दो आसन कोण, आसन कोण, कोण ए व कोण बी बराबर है। तो हमने इनको मान लिया कोण ए बराबर कोण बी, और बराबर में इसको x हमने अपनी तरफ से माना है। ठीक है। अब इसमें ये भी लिखो, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण C की वैल्यू क्या आएगी, कोण A के बराबर, और ये कितनी आ जाएगी, कोण C की वैल्यू कोण A के बराबर है, तो इसका मतलब कोण C भी कितना हुआ, x हुआ। और कोण D की वैल्यू किसके बराबर आएगी, कोण B के बराबर, तो कोण D कितना हो जाएगा, जितना B है, यानी वो भी x हो गया। ठीक है, चारों ही कोणों की वैल्यू x x आ गई, ये कोण भी x हो गया और ये वाला कोण भी x हो गया। अब हम लिखेंगे एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब इसमें मान रख देंगे चारों कोण, यानी कि कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। सबके मान x हैं, तो x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री बटा में 4, x बराबर आ गया 90 डिग्री। अब अगर x बराबर 90 डिग्री है तो इसका मतलब कोण A है वो भी 90 डिग्री होगा, कोण B के वैल्यू भी 90 डिग्री होगी, कोण C की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी, कोण D की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी। चारों ही कोणों का मान 90-90 डिग्री होगा। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आगे इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं करवाऊंगा, वैसे समझा देता हूं। आकृति दे रखी है HELP, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें OE 4 सेंटीमीटर है। OE यहां से लेकर ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर की है और HLPE से 5 सेंटीमीटर अधिक है। जो HL है ना, HL ये PE से 5 सेंटीमीटर अधिक है। पूरे PE की जितनी वैल्यू है उससे 5 अधिक है ये टोटल। तो हमें बताना है OH की वैल्यू। तो पहले तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना वो समद्विभाजित होते हैं। इस पॉइंट पर ये समद्विभाजित हो गए, यानी ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस OH किसके बराबर होगी, OL के बराबर होगी। आपस में ये विकर्ण दो बराबर बराबर भागों में बंटे हुए हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगी। तो टोटल PE का मान कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये HL जो है वो इस PE से 5 अधिक है, तो ये 8 है, 8 में 5 और जोड़ दो तो 13। ये टोटल कितनी आ जाएगी, लेंथ 13 सेंटीमीटर की आ जाएगी। HL की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। 13 के दो बराबर हिस्से करेंगे तो ये 6.5 इस तरफ आ गया और 6.5 इस तरफ आ गया, यानी 6.5 सेंटीमीटर तो हो जाएगा OH और 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा OL। हमसे OH की वैल्यू पूछी है तो वो 6.5 आ जाएगी। बस इसको स्टेटमेंट बना बना के लिखना होगा और वो आप इजीली कर पाओगे, कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। आगे है सवाल नंबर 25, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें भी अथवा में है सवाल, और ये भी प्रत्येक 4 प्रश्नों में से हमें चारों के चारों करने हैं। 2-2 अंकों के ये सारे सवाल हैं। तो इसका फर्स्ट हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या सोल्व करना है, x² प्लस 7x प्लस 12। अब देखो इस सवाल को आप कैसे करोगे, जो बीच का जो 7x है ना इसके 2 टुकड़े करने हैं आपने, और ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि इसके यहाँ पर आगे 1 है, 1 का गुणा जब 12 से किया तो 12 एकम 12 बन गए। और उस 12 को हमने इस 7 के ऐसे 2 टुकड़े करने कि गुणा करने पे 12 आ जाए। 7 के 2 टुकड़े हो जाएंगे 3 और 4, 3 और 4 का गुणा करने पर 12 होता है। यानी हम इसको लिखेंगे x² प्लस, इसको लिख देंगे 3x प्लस 4x। 3x और 4x जोड़ करने पे वापस 7x बन गया और गुणा करने पर 12x² बन जाएगा। तो अब इसको अगर अपने देखें दोनों में से कॉमन लेकर, तो कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा x प्लस 3 प्लस में इस 4x और 12 में से 4 कॉमन आएगा, ये भी x प्लस 3 बन जाएगा। तो ये बन गया x प्लस 3 और x प्लस 3 एक जैसा ब्रैकेट, एक जैसे ब्रैकेट को फिर से कॉमन लिया तो अगले ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 4।
ये इसका गुणनखंड रूप हमने प्राप्त कर लिया। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इसको भी देख लेते हैं कैसे करना होगा। इसका सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो इस बार 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि 16 बन जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस 4x माइनस 4x 8x हो गया, और 4 और 4 का गुणा 16 होता है। तो इस तरह से हमने इसको कॉमन लिया। एक्स स्क्वायर और एक्स 4x में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 बचेगा। ये माइनस 4x और 16 में से 4 कॉमन आएगा, यहाँ से बच गया x। अब प्लस यहाँ पर है, बाहर में माइनस कॉमन ले रखा है तो माइनस का निशान हो जाएगा, और 4 चौके 16 होता है। तो ब्रैकेट देखिए x माइनस 4 एज इट इज़ बन गया, तो x माइनस 4 आ गया, और अगले ब्रैकेट में x माइनस 4, ये वाला x और ये माइनस के 4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का गुणनखंड रूप हो गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमें दिया हुआ है कि y की पावर 4 माइनस 16, y की पावर 4 माइनस 16। इसको देखते हैं, y की पावर 4 माइनस 16। तो पहले हम इसको लिखेंगे y की पावर 2 और इसका स्क्वायर, और 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4, और आगे बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, परंतु अब आप ये देखो वाई स्क्वायर माइनस 4, ये फिर से एक फॉर्मूला बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4। इसको तो आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4। एक बार तो लिखेंगे वाई प्लस 2, और एक बार लिखेंगे वाई माइनस 2। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब इसका रह गया लास्ट पार्ट, जिसमें हमें ज्ञात करना है 4x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 4। लास्ट है इसका चौथा पार्ट, 4x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 4। तो बच्चों इसमें देखो 4x की पावर 2, ये तो एज इट इज रहेगा, इस वाले स्टेप को चेंज करना है, और इस 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि 4 और 4 का गुणा करके 16 बने हैं। 16 बनना चाहिए गुणा करने पर। 8 के ऐसे दो गुणनखंड होंगे 4 और 4, तो 4x माइनस 4x और प्लस के 4। 4x और 4x दोनों माइनस के 8x हो गए, और इनका गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा 4x, तो यहाँ से बच जाएगा x, और इधर से बचेगा 1 माइनस का। फिर इन दोनों में से 4 कॉमन आया तो x बच गया। ये प्लस का निशान माइनस में चेंज हो जाएगा इस माइनस के कारण। 4 में से 4 कॉमन लिया तो 1 बचा। ब्रैकेट एक जैसा है तो x माइनस 1 एक बार कॉमन आ गया, दूसरी बार 4x माइनस 4 कॉमन आ गया। ये इसका गुणनखंड रूप हो गया। आप चाहो तो इसे थोड़ा और कर सकते हो। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 को ले लीजिए कॉमन, x माइनस 1, और यहाँ से भी x माइनस 1। ये इसका गुणनखंड रूप हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके अथवा में भी एक सवाल है, वो आपको खुद करना है। इसी तरह से ही ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया ना, बिल्कुल उसी तरह से। इसके साथ ही हमारा यह वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। मैंने आपको सभी नमूना प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न सोल्व करवा के बता दिए हैं। आई होप आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।